नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम समर साहू है। जैसे कि हम एडीओ की जो सीरीज चला रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था का, उसका आज चौथा लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ग्राम सभा। हमने बाकी के जितने भी लेक्चर्स थे उनमें पंचायती राज का उद्विकास, उसके बाद पंचायती राज की समितियां, उसके बाद 73 अमेंडमेंट को पढ़ा था। आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था की जो मूलभूत प्रशासन की इकाई है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो ग्राम सभा, सबसे पहले तो ग्राम सभा क्या है इसके बारे में जानना है। ग्राम सभा किसके अंडर में काम करती है इसके बारे में जानना है। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत और एक है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अंडर में ही आता है ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत एक होता है, लेकिन ग्राम पंचायत के अंदर में बहुत सारी आपकी ग्राम सभा हो सकती है ना। जैसे कि लेकिन सामान्य क्षेत्रों में हम देखते हैं, सामान्य क्षेत्रों में कितना ग्राम सभा होगा, तो एक गांव में एक ग्राम सभा हो सकता है। लेकिन वही अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। ये सब आगे पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। ग्राम सभा, जैसे कि आप जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, भारत का लघु संसद के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भारत का लघु संसद इसको बोला जाता है। ठीक है, लघु संसद बोला जाता है। इसमें एक बात बता दूं, विश्व में जो विश्व का संसद जो बोला जाता है, यूएनओ की महासभा को बोला जाता है। और भारत का संसद तो आपको पता है पार्लियामेंट्री। तो भारत का लघु संसद कहलाता है ग्राम सभा, इसको याद रखिएगा। तो देखते हैं प्रावधान से संबंधित इसमें अध्याय 2 में बताया गया है। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में हमने पढ़ा था कि 4 अनुसूची है, 15 अध्याय है और बहुत सारी धाराएं है। उसके अंदर में आएगा, ये अध्याय 2 में आएगा। तो अध्याय 1 में क्या है, तो अध्याय 1 में है आपका, अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं। ये अध्याय 1 की पहली धारा में है आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, इसके नाम से इसको जाना जाता है। और दूसरी जो धारा है उसमें परिभाषाओं से संबंधित है। ठीक है, परिभाषा में जैसे कि ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, लोकल बॉडीज क्या है, सरपंच क्या है, उप सरपंच क्या है, इसके बारे में उसमें परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं धारा 3। तो सबसे पहले अध्याय 2 में जो धाराओं की संख्या है वो कितनी है, इसको आपको जानना है। तो 1 धारा, 2, 3, 4, 5 धाराएं हैं इसमें, कुल इसमें 5 धाराएं हैं। और इन धाराओं को आपको याद करना है। ये मैच द कॉलम में आता है, इनडायरेक्टली आपको नहीं पूछेगा कि निम्न में से ये धाराएं किससे संबंधित है, ये नहीं पूछेगा आपको। इसमें आपको पूछेगा कि मैच द कॉलम में आएगा। ठीक है, तो अध्याय 2 में 5 धाराएं हैं, जिसमें धारा नंबर 3 में क्या है, ग्राम के संबंध में अधिसूचना। ठीक है, उसके बाद धारा नंबर 4 में क्या है, ग्राम की मतदाता सूची। उसके बाद धारा नंबर 5 में क्या है, ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण, किस प्रकार से रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। और धारा नंबर 6 में है ग्राम सभा का सम्मिलन अर्थात बैठक। ठीक है, 7वां में है ग्राम सभा के कार्य, शक्तियां एवं वार्षिक सम्मेलन। तो ये 5 धाराएं हैं और इसी को हम बारी बारी से स्लाइड वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। धारा नंबर 3 क्या है, तो धारा नंबर 3 है ग्राम के संबंध में अधिसूचना। अब राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो छत्तीसगढ़ की, हम पंचायती राज से संबंधित छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जितने भी गांव है या फिर कोई कस्बा है उसको क्या कर सकता है, एक गांव डिक्लेयर कर सकता है। या फिर कोई गांव बड़ा है, बहुत बड़ा हो चुका है, तो उसको 2 गांव में वो तोड़ सकता है। तो वो अधिसूचना के माध्यम से करेगा। ठीक है, या फिर अभी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो कई जगह एक कस्बा का निर्माण हो जाता है या फिर एक बस्ती का निर्माण हो जाता है, तो उससे संबंधित गांव डिक्लेयर करने का अधिकार है राज्यपाल के पास। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गांव या गांवों के समूह को ग्राम घोषित किया जा सकता है। तो जैसे कि गांव घोषित करने के लिए क्या, ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक गांव हो सकता है। अगर राज्यपाल को लगता है कि 2 गांवें
जनसंख्या वृद्धि के कारण से क्या हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है और आपस में मिलती जा रही है, तो उन दोनों गांवों को भी एक गांव का में वो डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है। धारा नंबर 4 क्या है, तो ग्राम की मतदाता सूची है ना, ये डिक्लेयर करने के लिए है। अब ये ग्राम की मतदाता सूची कौन तैयार करता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है। ठीक है। तो प्रत्येक ग्राम के लिए एक मतदाता सूची होगी और जैसे कि हम जानते हैं 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान देने की जो आयु है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये 1988 की बात है, जब राजीव गांधी सरकार ने क्या किया था, 21 वर्ष से ये 18 वर्ष में इसको कर दिया गया था। ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, एक मतदाता सूची तैयार करेगा। ठीक है। अब धारा नंबर 5 में आते हैं। धारा नंबर 5 किससे संबंधित है, ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण किस व्यक्ति को मतदाता सूची में जोड़ना है, उसके कौन कौन से क्राइटेरिया है, वो धारा नंबर 5 में आता है। ठीक है। तो इसमें गांव का निवासी होना चाहिए। किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, गांव का निवासी। जैसे कि कोई गांव ए है और ये गांव बी है। ठीक है। ए गांव और बी गांव, अगर कोई व्यक्ति यहीं पे रहता है, ए गांव में रहता है, तो उसकी मतदाता सूची में जो नाम जुड़ेगा वो ए गांव के नाम से जुड़ेगा। अगर वो बी गांव में है तो बी गांव। ऐसा नहीं है कि बी गांव वाला व्यक्ति क्या करेगा, ए गांव में जुड़वा ले या फिर किसी और गांव में जुड़वा ले। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, सबसे पहले उसको निवासी होना चाहिए उस वहां का। तो मतदाता सूची में शामिल होने के लिए उसे वो गांव का निवासी होना चाहिए। उसके बाद है कोई एक व्यक्ति एक से अधिक गांव की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है निवासी। निवासी का अर्थ वही होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में जो परिभाषा लिखा गया है उसके अनुरूप निवासी का प्रावधान किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये बेयर एक्ट से उठाया गया है, ये अन्य बुकों में आपको नहीं मिलेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार। ठीक है। यदि विधानसभा का निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए निर्धारित है तो वह ग्राम की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता। अब जैसे कि आप जानते हैं कि विधायकों का जब चुनाव होता है छत्तीसगढ़ में, तो उसमें क्या होता है, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। उसके लिए ग्राम सभा की जो 90 विधानसभा सीटें हैं, तो एक एक विधानसभा का क्या है, वहां पे एक मतदाता सूची तैयार की गई है। अगर उसमें व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम में निर्धारित कर दिया गया है, उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है, तो क्या होगा, वो ग्राम की मतदाता सूची में उसका नाम नहीं जुड़ेगा। तो सबसे बड़ी क्राइटेरिया यही है कि उसको निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो निर्वाचक जो सूची है, मतदाता सूची है, उसमें उसका नाम होना चाहिए। उसके बाद ही उसको ग्राम की मतदाता सूची में उसका नाम एंटर होगा। इसको याद रखिएगा, इस क्राइटेरिया को। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा का सम्मिलन। सम्मिलन से आशा यहाँ पे बैठकों से है। अब बैठक कैसा होगा ग्राम सभा का, इसके बारे में देखते हैं। प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार सम्मिलन किया जाएगा। यहां पे याद रखिएगा 3 माह, इसको याद रखिएगा। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक साल में 6 बार निम्न तारीखों पर अनिवार्य सम्मेलन की जाएगी। ठीक है, 6 बार अनिवार्य रूप से सम्मेलन की जाएगी, लेकिन कम से कम कितनी बार, 3 माह में एक बार होना चाहिए। इस क्राइटेरिया को आपको पूछेगा और डेट पूछता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है व्यापम में और पीएससी में, ये आ चुका है। ठीक है। तो 23 जनवरी को किसकी जयंती मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद 20 अगस्त को राजीव गांधी की और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का। और जून और नवंबर माह में तो 2 माह है, जून और नवंबर माह, और 4 जयंतियां है जो महापुरुषों का है। इसमें 6 जो सम्मेलन होगा वो अनिवार्य सम्मेलन होगा। तो आप सोच रहे होगे 6 सम्मेलन है, तो इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए 12 से तो 2 माह होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा अनिवार्य नहीं है। लेकिन अनिवार्य रूप से वो क्या होना चाहिए, 3 माह में कम से कम एक बार सम्मेलन होना आवश्यक है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा मांग किए जाने पर 30 दिनों के भीतर सम्मेलन कराना आवश्यक है। अब देखिए, ग्राम में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती है ना, चोरी है और बहुत सारी घटनाएं हैं जो ग्राम विवाद से संबंधित है। अब ये 6 माह में तो ये हो रहा है, लेकिन बीच बीच में कोई घटनाएं हो जाती है, सामाजिक समस्याएं आ जाती है, या फिर कोई योजनाएं आती है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ग्राम सभा की स्वीकृति लेनी पड़ती है।
तो उससे संबंधित कोई अगर बैठक बुलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ग्राम सभा में जो व्यक्ति ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या है उसका 1/3 सदस्यों के द्वारा उसमें मांग किया जाएगा, तब क्या होगा, ग्राम सभा की नई बैठकें आयोजित होगी। जैसे कि कोई 100 सीट 100 है, किसी ग्राम सभा में सदस्यों की संख्या 100 है तो उसमें कम से कम कितना 33 की संख्या में वहां पे मांग किया जाएगा तो नई बैठकें बुलाई जाएगी। अब ये नई बैठकें कौन बुलाता है, तो ये सरपंच बुलाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 3 माह एक क्राइटेरिया यहाँ पे हो गया, उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया हो गया 1/3 वाला। तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसमें कुल 5 क्राइटेरिया है लेकिन मैं इसको कंबाइन लिखा हूं। इसमें क्या होगा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ठीक है, और यहाँ पे एक लिख लीजिएगा कलेक्टर, जिला कलेक्टर। अगर ये बुलाने को बोलता है किसको, सरपंच को अगर बोल रहा है कि आप बैठक बुलाइए करके, तो यहाँ पे भी 30 दिनों के अंदर सरपंच को ग्राम सभा की बैठकें बुलानी पड़ेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 3 क्राइटेरिया है, रिवाइज कर लेते हैं। प्रत्येक माह में 3 माह नहीं, एक बार में 3 माह, ठीक है, कम से कम ये आयोजित होना चाहिए। दूसरी बात है कि 6 जो डेट है, 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, और एक है आपका जून माह और एक है आपका नवंबर माह। ठीक है, उसके बाद है आपका कुल सदस्यों का अगर 1/3 सदस्य अगर मांग करे तो 30 दिनों के अंदर सरपंच को वहां पे सम्मेलन बुलाना अनिवार्य है, बाध्यकारी है। ठीक है, उसके बाद है अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष या कलेक्टर, जिला कलेक्टर अगर मांग करता है सरपंच से तो इसको भी 30 दिनों के अंदर आपका बैठक बुलाना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन हेतु तिथि, स्थान, समय का निर्धारण। अब बैठक बुलाएगा लेकिन कहां पे बुलाएगा, इसके बारे में जो क्राइटेरिया है वो आपका दिया गया है। तो उत्तरदायित्व कौन है, किसका है कि वो बैठक कौन बुलाएगा, तो ग्राम सभा की जो बैठकें बुलाने का जो उत्तरदायित्व है वो सरपंच का है। ठीक है, सरपंच का यहाँ पे उत्तरदायित्व है। लेकिन अगर सरपंच अनुपस्थित है तो कौन बुलाएगा, उप सरपंच बुलाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित है तो ग्राम पंचायत सचिव बुलाएगा उसको, इसको याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का सचिव इसको बुलाएगा। ठीक है, सरपंच बुलाएगा। उत्तरदायित्व, पहला उत्तरदायित्व इसी का है, अगर सरपंच किन्हीं कारणों से बाहर चला जाता है या फिर स्वास्थ्यगत कारणों से, कोई भी कारण हो सकता है, अगर अनुपस्थित हो तो उप सरपंच बुलाएगा। अगर दोनों अनुपस्थित है तो कौन बुलाएगा, ग्राम पंचायत का सचिव सम्मेलन बुलाएगा। ठीक है, अब इसको याद रखिए, इसमें कौन कौन सी क्राइटेरिया रहती है। तिथि, किस डेट में बुलाया जाएगा, एक है आपका तिथि, उसमें उल्लेखित रहेगा और लिखित रहेगा, एक रजिस्टर रहती है उसमें लिखित रूप में इस सभी चीजों का निर्धारण किया जाएगा। तिथि रहेगा, स्थान रहेगा, ठीक है, समय रहेगा। ठीक है, जैसे कि तिथि में 20 अगस्त है, स्थान कहाँ है, अब गांव में ही बुलाया जाएगा, ग्राम पंचायत में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि एक ग्राम पंचायत के अंदर में अनेकों ग्राम सभा हो सकती है, तो ग्राम सभा की बैठकें गांव में ही बुलाई जाएगी। ठीक है, तो स्थान बताएगा, लेकिन स्थान वो कोई ये नहीं है, वो बरगद के पेड़ के नीचे भी बुला सकता है, वो किसी शासकीय भवन में भी बुला सकता है, या फिर किसी एक मैदान में भी बुला सकता है, जहां पे वो उचित समझे वहां पे ये बैठकें आयोजित की जा सकती है। वो फाइल में जो पुस्तक रहता है सरपंच के द्वारा जो तैयार किया जाता है उसमें ये उल्लिखित रहेगा, और समय कब बैठक आयोजित होगी इसके बारे में रहता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और जो रजिस्टर रहता है उसमें किसका किसका दस्तखत रहता है, सरपंच का रहेगा, उप सरपंच का रहेगा और पंचों का रहेगा, सबका उसमें हस्ताक्षर रहता है, और लास्ट में जो हस्ताक्षर करता है वो ग्राम पंचायत सचिव करता है। उसके बाद ये ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्थान। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक प्रत्येक ग्राम में होगी, एक ग्राम में केवल एक ग्राम सभा होगी, अनुसूचित क्षेत्रों में एक ग्राम में अनेक ग्राम सभा हो सकती है। अब देखिए कि स्थान कहां होगा, गांव में ही होगा जिस गांव में ग्राम सभा है। जैसे कि एक ग्राम पंचायत है, इसको मैं बता दूं, ग्राम पंचायत एक है। अब इस ग्राम पंचायत में मान लिया जाए 3 गांव है, ए गांव है, बी गांव है और ये है आपका सी गांव। अब तीनों में ग्राम सभा कार्यरत है, तो ए गांव में जो ग्राम सभा आयोजित होगी उसी गांव में होगी, बी गांव में जो ग्राम सभा होगी उसी गांव में होगी, सी गांव में।
लेकिन इन तीनों गांव का जो मुख्यालय होगा, मान लिया जाए वो मुख्यालय बी गांव में है, ग्राम पंचायत का जो मुख्यालय है वो बी गांव में है, तो ऐसा नहीं है कि तीनों गांव का जो सम्मिलन है वो बी गांव में ही होगा। इसको याद रखिएगा, इसमें घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन डाल देगा ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होगा करके, तो बिल्कुल नहीं, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में नहीं होगा, वो ग्राम में, प्रत्येक ग्राम में होगा। अब देखिए इसमें एक समझने वाली बात है कि सामान्य जो गांव है, जो मैदानी गांव है, उसमें क्या होगा, एक गांव में एक ग्राम सभा होगा, ठीक है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में एक गांव में अनेक ग्राम सभाएं हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि एक गांव में कई प्रकार के जनजातियां रहती है, जैसे छत्तीसगढ़ में हम लोग 42 जनजातियां पढ़ते हैं, हो सकता है एक गांव में अनेक 5 से 5 जनजाति है। अब 5 जनजाति है, ग्राम सभाएं हो रही है, अब क्या होगा, अब उनकी लैंग्वेज अलग है, जैसे हल्दा वाले हल्दी बोल रहे हैं, भतरा वाले भतरी बोल रहे हैं, है ना, और दूसरे और जनजाति है जैसे दोरला वाले दोरली बोल रहे हैं। तो वे जब ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होगी तो वहां पे जो डिस्कशन होगा किसी भी समस्याओं के अनुरूप, तो वहां पे एक दूसरे के लैंग्वेज को समझ पाएंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अनुसूचित क्षेत्रों में क्या किया जाता है, एक गांव में अनेक ग्राम सभा हो सकती है, इसकी एक क्राइटेरिया वहां पे डाली गई है। समझ में आया, रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है ये, ठीक है। सम्मेलन के पूर्व सूचना देने का तरीका, अब जैसे कि बैठक तो आयोजित करना है, अब बैठक होगा तो इसका तरीका कैसे रहेगा, अब बताएंगे कैसे, ग्राम सभा के जो सदस्य है उसको कैसे बताएंगे कि बैठक होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कहां होगी। इससे संबंधित पत्र में क्या रहेगा, अभी बताया मैं, तारीख रहेगा, समय रहेगा, स्थान रहेगा और विषय, यह है आपका विषय, ठीक है, विषय। जैसे कि ग्राम सभा में जो विषय में डिस्कशन किया जाना है उस विषय का वहां पे उल्लेख होगा। जैसे कि कोई भी चीजें हैं, मान लिया जाए एक बेसिक सा है, कहीं चोरी वोरी की घटनाएं गांव में ज्यादा बढ़ती जा रही है, उससे संबंधित अगर कुछ ये करना है, मीटिंग करनी है, तो चोरी से संबंधित घटनाओं के संबंध में बैठक आयोजित हेतु उसमें रजिस्टर में वहां पे लिखा होगा, ठीक है। तो वहां पे विषय का भी उल्लेख होगा, या फिर ये तो हो गया आपका पुस्तक या फिर बुक में जो लिखा रहेगा, जो ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की जो बुक में रहता है उसके बारे में होगा। और दूसरा क्या होता है, गांव में एक कोटवार रहता है, कोटवार से क्या बोला जाएगा, हाका पार कर, है ना, जिसे इसी को बोलते हैं ढोंढी पिटवाना, ठीक है, हाका पार कर या फिर मुनादी कराकर इसकी सूचना ग्राम सभा के जो सदस्य है उसको ग्राम वालों को दी जाएगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए सामान्य बैठक, अब बैठक तो होगी, सम्मेलन होगी, लेकिन बैठक भी कई प्रकार की होती है। जैसे कि बैठक, यहां पे एक बता दूं, बैठक सामान्यतः 4 प्रकार की होती है। एक होता है आपका प्रथम बैठक, दूसरा होता है आपका सामान्य बैठक, तीसरा होता है आपका विशेष बैठक, ठीक है, और चौथा होता है आपका वार्षिक बैठक, विशेष बैठक। विशेष बैठक, ये हो गया आपका विशेष बैठक। उसके बाद जो होता है वो आपका होता है आपका वार्षिक बैठक। ये 4 बैठकें हैं। अब इसमें जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, कब कब बुलाया जाएगा, कितने दिन पूर्व ये दिया जाएगा, इसके बारे में ये रहेगा। तो सामान्य बैठक अगर बुलाना है तो 7 दिन पूर्व सूचना देना है, इसको याद रखिएगा, डेट बहुत जरूरी है। कितने दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा, 7 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। और विशेष बैठक अगर बुलानी है तो उससे 3 दिन पूर्व सूचना देना। विशेष बैठक में क्या हो गया, कोई इमरजेंसी वाला जो मुद्दा है वो ग्राम से संबंधित है, उससे के लिए बुलाना है तो जल्दी से लाना पड़ेगा, उस विषय को डिस्कशन करना पड़ेगा, इसलिए उसको 3 दिन पूर्व, एकदम शॉर्ट टर्म में 3 दिन पूर्व उसकी सूचना देना पड़ेगा और वो बैठक आयोजित होगी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वार्षिक बैठक और प्रथम बैठक। यही पे बता देता हूं, प्रथम बैठक कब होता है, जब ग्राम पंचायत का जब ये होता है, चुनाव होता है, जब आम चुनाव होता है ग्राम पंचायतों का, उस समय जब व्यक्ति सरपंच, उप सरपंच, इन सभी का चयन किया जाता है, तो उस समय जो बैठक आयोजित की जाती है उसको बोलते हैं हम प्रथम बैठक। सामान्य बैठक सामान्य मुद्दों के लिए होगा, जैसे 6 बैठक अनिवार्य है 1 साल में, है ना, 3 माह में 1 बार अनिवार्य है, वो वाला बैठक सामान्य बैठक। विशेष बैठक क्या है, कोई इमरजेंसी काम है या फिर कोई अन्य मुद्दों पर ये डिस्कशन करना है तो विशेष बैठक होगा। वार्षिक बैठक में क्या होता है कि वर्ष भर की जितने भी कार्यक्रम है या फिर जितने भी योजनाएं हैं उसका ये करने के लिए
मुद्दों को उठाने के लिए या फिर उसमें डिस्कशन करने के लिए वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है। तो वार्षिक बैठक में बजट का भी निर्माण किया जाता है, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो सम्मेलन की अध्यक्षता, अब बैठक तो आयोजित हो रही है लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो अध्यक्षता करेगा आपका सरपंच करेगा, दूसरे में उप सरपंच करेगा। अगर सरपंच अनुपस्थित है तो इसको याद रखिएगा, सरपंच अध्यक्षता करेगा, लेकिन अगर सरपंच ही नहीं है तो कौन अध्यक्षता करेगा? उप सरपंच अध्यक्षता करेगा। और दोनों अगर अनुपस्थित है स्वास्थ्य कारणों से, ठीक है, तो कौन अध्यक्षता करेगा? अब आप बोलोगे तीसरा व्यक्ति बचा है पंचायत सचिव, पंचायत सचिव अध्यक्षता करेगा? नहीं, वो एक पदाधिकारी है जो प्रशासन के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो अध्यक्षता क्यों करेगा? पंचायत सचिव का काम होता है जितनी भी बैठकें में कार्यक्रम संचालित की जा रही है, जो जो डिस्कशन किया जा रहा है उसको एक फाइल में लिखना और जितने लोग उपस्थित हैं उससे साइन करवाना, यह ग्राम पंचायत सचिव का कार्य है, ठीक है। तो दोनों अनुपस्थित है तो ग्राम सभा के ही सदस्य अपने से बीच के अध्यक्ष चुनेंगे, ना कि सचिव अध्यक्षता करेगा। इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार आया है। इसमें बोला गया है कि सचिव अध्यक्षता नहीं करेगा, तो कौन अध्यक्षता करेगा? जो ग्राम सभा में जो सदस्य है वो अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो अध्यक्षता नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा? किसी भी हालत में अध्यक्षता कौन नहीं कर सकता? ग्राम पंचायत सचिव नहीं कर सकता, और एक है आपका पंच। अब देखिए यहीं पे आपको घुमाने के लिए पूछ देगा कि अगर सम्मेलन की अध्यक्षता करना हो तो कौन कौन किन्हीं अन्य अपरिहार्य कारणों से अध्यक्षता किया जा सकता है। आपको वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, उप सरपंच, सरपंच, सचिव और पंच। तो दो जने कर सकता है, सरपंच और उप सरपंच, लेकिन सचिव और पंच वहां पे अध्यक्षता नहीं कर सकता। इस चीज को याद रखिएगा। धारा 129 ख के अनुसार, ठीक है। अब इसमें एक विशेष क्राइटेरिया है जो अनुसूचित जाति जनजाति है, ये अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा का अध्यक्ष हमेशा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का ही व्यक्ति होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे अध्यक्षता कौन कर रहा है? सामान्य क्षेत्रों में ग्राम सरपंच कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे जो आपका अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वहां पे अध्यक्षता कौन कर रहा है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति ही करेगा। मान लिया जाए अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 100 लोग रह रहे हैं, मान लिया जाए ये 100 लोग हैं। अब इसमें से क्या है, मान लिया जाए 70 लोग एसटी कैटेगरी के व्यक्ति हैं और 30 लोग क्या है इसमें का 30 लोग इसमें है आपका सामान्य व्यक्ति है। तो आप ये भी बोलोगे सामान्य क्षेत्रों में जो बोला गया है कि दोनों अगर अनुपस्थित हो तो ग्राम सभा के ही सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष चुनेंगे। उसमें एसटी, एससी, ओबीसी या फिर सामान्य क्षेत्र कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अध्यक्षता कर सकता है सामान्य क्षेत्रों में। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वहां पे इन 70 व्यक्तियों में से ही 100 व्यक्ति है, उसमें 70 व्यक्ति क्या है? एसटी है, तो ये वही अध्यक्षता ही करेगा। ये 30 व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अध्यक्षता नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद है ये कोरम है। कोरम मतलब होता है गणपूर्ति। किसी भी सभा को संचालित करने के लिए या फिर किसी भी बैठक को संचालित करने के लिए जितने न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है, उपस्थिति आवश्यक होती है, उसी को हम बोलते हैं कोरम, ठीक है। जैसे कि 100 लोग हैं, 100 लोग में जैसे कि मान लिया जाए 1/10 इसमें रखा गया है क्राइटेरिया। 1/10 व्यक्ति जब तक उपस्थित नहीं होगा वो सभा संचालित होगी ही नहीं, वो चालू ही नहीं होगा, ठीक है। तो वो कहलाता आपका कोरम, ठीक। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 जिसमें 1/3 महिला होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए 100 सदस्य है, मान लिया जाए किसी भी ग्राम सभा में 100 सदस्य है, ठीक है। किसी भी ग्राम सभा में 100 सदस्य है, किसी भी ग्राम सभा में। अब इसका 1/10 कितना होगा? तो ये 10 ही होगा। अब 10 में से भी कितना? 1/3 महिला होनी ही चाहिए। तो कम से कम कंपलसरी है कि इसमें से 3 महिला होनी ही चाहिए, तब वो सभा आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये तो हो गया प्रथम क्राइटेरिया है। अब देखते हैं इसमें एक और क्राइटेरिया है। ये तो पहली बार में कोरम पूर्ति नहीं हुआ, लेकिन अगली बार में जब और बैठक होगी, सरपंच कोई निश्चित डेट निर्धारित करेगा, तो अगली बार में जो बैठक आयोजित की जाएगी उसमें कोरम होना आवश्यक नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
उसमें कोरम की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है सेकेंड टाइम में। फर्स्ट टाइम में कोरम की अनिवार्यता है, लेकिन सेकेंड टाइम में अनिवार्यता नहीं है, बशर्ते कि उसमें कोई नया विषय विचार विमर्श के लिए नहीं लाया जा सकता। इस चीज को याद रखिएगा। अब देखते हैं, ये तो सामान्य क्षेत्र के लिए 1/10 और 1/3 महिला के लिए, लेकिन वही अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कोरम क्या होगा, कुल सदस्य संख्या का 1/3, जिसमें 1/3 महिला, 1/3 महिला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये तो बराबर है। लेकिन अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ये 1/3 होगा। जैसे 100 है तो इस 100 में कितना, 33 व्यक्ति आना कंपलसरी है, तभी वो चालू होगा। और 33 का फिर 1/3 निकालो तो ये 11 महिला यहाँ पे होना जरूरी है। ठीक है, ओके, ये उदाहरण देकर समझा रहा हूं, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गढ़पूर्ति ना हो तो, अब गढ़पूर्ति कितना, 1/10 और 1/3 महिला सामान्य क्षेत्रों में, उसमें 1/3 1/3 जनजाति क्षेत्रों में। ठीक, अगर गढ़पूर्ति ना हो तो क्या होगा, ग्राम सभा की लगातार बैठकों में गढ़पूर्ति ना हो तो पंच व सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, जो गढ़पूर्ति करने के लिए जो बाध्यकारी व्यक्ति है वो है आपका सरपंच और पंच, ये दोनों जिम्मेदार रहते हैं किसी भी गढ़पूर्ति को पूरा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन याद रखिएगा, अगर गढ़पूर्ति नहीं हो रहा है तो पंच और सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा कि गढ़पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है। अगर लगातार 3 बैठकों में, अगर गढ़पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा कि जिला कलेक्टर क्या करेगा, इनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया जाएगा और उसको आगामी 2 बैठकें, लगातार 2 बैठकों में उसको क्या होना चाहिए, गढ़पूर्ति करने का मौका दिया जाएगा। अगर इन 2 बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं कर पा रहा है कौन, पंच और सरपंच, ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, पहले में 3 बैठक है, उसके बाद 2 बैठक है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 5। तो 5 बैठकों में अगर गढ़पूर्ति नहीं कर पा रहा है सरपंच या पंच, तो उन्हें क्या किया जाएगा, फिर से नोटिस जारी किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि क्यों गढ़पूर्ति नहीं हो पा रही है। अगर गढ़पूर्ति नहीं हो पा रही है तो क्या करेगा, कलेक्टर यहाँ पे जांच बैठाएगा तो वहां पे दोषी अगर पाया जाता है पंच और सरपंच, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लगातार कितनी बैठकों में गढ़पूर्ति नहीं कर पाने पर नोटिस जारी किया जाता है, उसको या फिर बर्खास्त किया जा सकता है, ये सभी क्वेश्चन आया है। तो कुल मिलाकर कितना, 5 बैठकों में उसको मौका दिया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, गढ़पूर्ति न होने पर निम्न विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। अब जैसे गढ़पूर्ति नहीं हुआ प्रथम बैठक में, ठीक है, लेकिन अगली बैठक में अगर फिर से बुलाया तो उसके लिए गढ़पूर्ति होना अनिवार्य नहीं है, ये तो समझ में आता है, लेकिन उसमें कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती, तो वो 5 विषय है जिस पर चर्चा किसी भी हालत में उस बैठक में नहीं की जा सकती, क्योंकि कोरम ही नहीं है भैया, तो कहां से गढ़पूर्ति होगा। मान लिया जाए 100 लोग हैं वहां पे और वहां पे सिर्फ 4-5 लोग आ रहे हैं, तो एक पूरे ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक होता है आपका प्रशासनिक रिपोर्ट है, जो एक वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट आती है उसके बारे में कोई यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा। ये हो गया लेखा परीक्षा एवं वार्षिक लेखा, है ना, लेखा परीक्षा एवं वार्षिक लेखा। जैसे कि लेखा परीक्षा एवं वार्षिक लेखा मतलब साल में कितना पैसा आया था और कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा किन किन योजनाओं में हुआ, कितने पुल बने, कितना पैसा तालाबों में लगा, कितना पैसा गोदी में लगा, कितना पैसा पेंशन योजनाओं में चला गया, ये सभी चीजें लेखा परीक्षा एवं वार्षिक लेखा में की जाती है। तो इस पर भी डिस्कशन किसी भी हालत में जो द्वितीय बैठक होगी उसमें नहीं किया जा सकता। तीसरा है आपका वार्षिक कार्य योजना, एन्युअल जो योजना है उस पर नहीं किया जाएगा। अब वार्षिक कार्य योजना में क्या होगा, जितने भी साल भर की जो आगे जो योजनाएं हैं, हमें आगे की योजनाएं बनानी है कि अगले साल में कौन कौन सी कार्य करना है, इससे संबंधित जो भी योजनाएं तैयार किया जाएगा उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हितग्राहियों का चयन। अब इसको समझने वाली बात है, हितग्राहियों का चयन, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में किसी का नाम आया है, ठीक है, अब उस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिसका नाम आया है उसका अनुमोदन कौन करता है, तो आपका करता है ग्राम पंचायत। उसकी लिस्ट को सत्यापन कौन करता है, तो ग्राम पंचायत। कौन व्यक्ति को
आपका आवास मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसका सब चीज उसी का, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं आवास का। ऐसी बहुत सारी विषय है जिस पर डिस्कशन किया जाता है। जैसे कि कोई विधवा हो गई तो उसको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कहीं वो परिपक्व घर से है कि क्या है। तो इन सभी चीजों से, हितग्राहियों का चयन से संबंधित कोई भी विषय यहाँ पे नहीं लाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद है वार्षिक बजट। अब जो अगले आने वाली जो बजट है वो आपका 1 अप्रैल से चालू होता है। 1 अप्रैल से जो बजट चालू होगी उसमें ये क्या करेगा, जो वार्षिक बजट जो तैयार किया जाएगा, हमको इन क्षेत्रों में ये किया जाएगा, ये किसको सौंपता है, जनपद पंचायत को सौंपता है। ठीक है, ओके, ग्राम पंचायत किसको सौंपता है, जनपद पंचायत को। और ग्राम पंचायत के किसमें डिस्कशन होता है, जितने भी ग्राम सभा है उसमें डिस्कशन होता है। तो इसमें वार्षिक बजट पर किसी भी प्रकार से इसमें चर्चा नहीं की जा सकती। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचों याद करना है आपको, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं किसी विषय पर निर्णय लेना हो। अब बैठकें आयोजित हो रही है, अब उस पर निर्णय लेना है तो किस प्रकार से निर्णय लेना है। जैसे कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संविधान संशोधन की बात की गई है। वहां पे आप देखते हैं 1/2 बहुमत, 2/3 बहुमत और एक विशेष आधे से ज्यादा राज्यों का सहमति होना चाहिए, वैसा वाला क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर अगर जैसे कि कुछ करना है, विषय पर निर्णय लेना है, तो उससे संबंधित क्या होगा, तो बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पे बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, यदि मत बराबर हो तो अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। ठीक है, अब संविधान याद कीजिए, संविधान में आप पढ़े होंगे जो अध्यक्ष स्पीकर है वो निर्णायक मत देता है। तो वैसा ही संबंधित जो अध्यक्ष निर्णायक मत देगा, अब कौन निर्णायक मत देगा, अध्यक्ष कौन रहता है, सरपंच रहता है। एसटी क्षेत्रों में कौन रहता है, तो वहां का खुद जो एसटी कैटेगरी का व्यक्ति है वो ही अध्यक्ष रहता है, तो निर्णायक मत देगा। ठीक है, अगर मत बराबर हो तो, अगर मत बराबर ना हो तो वह व्यक्ति, उसका ये नहीं किया जाएगा, उसका मत ही नहीं लिया जाएगा। अब जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि सरपंच एक सामान्य मत नहीं दिया जा सकता। जैसे कि मैंने बताया कि एक ग्राम में 3 ग्राम सभा है, एक ग्राम पंचायत में 3 ग्राम सभाएं हैं, ए है, बी है और ये सी है। इसको याद रखिएगा, बहुत से बुक में नहीं मिलेगा। ए में एक ग्राम पंचायत है, बी और सी ग्राम पंचायत। मान लीजिए सरपंच बी गांव का निवासी है, ठीक है, और सरपंच वहां की ग्राम सभा को लीड कर रहा है या फिर अध्यक्षता कर रहा है, तो वह उस गांव में एक सामान्य व्यक्ति की तरह वहां पे वोट दे सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वो वोट दे सकता है। लेकिन ए में जब ग्राम सभा हो रही है तो सरपंच इस गांव का निवासी नहीं है, हालांकि वहां यहाँ का सरपंच है, वो ग्राम पंचायत का मतलब यहाँ का सरपंच है, लेकिन निवासी नहीं है। यहाँ पे ग्राम सभा में वोट किसी भी हालत में नहीं दे सकता, और यहाँ पे भी वोट वो किसी भी हालत में नहीं दे सकता, यहाँ पे और यहाँ पे। तो वो देगा तो जिस गांव का निवासी है। हाँ, लेकिन अगर बराबर मत आती है तो वहां पे ए और सी में निर्णायक मत दे सकता है, और यहाँ पे भी निर्णायक मत दे सकता है। ठीक है, ये हो गया, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद सम्मेलन की कार्यवाही का संचालन। तो सम्मेलन की कार्यवाही का संचालन किसमें होगा, अभी तक जितनी भी कार्यवाही होगी, अभी अमेंडमेंट नहीं किया गया है, छत्तीसगढ़ी में भी हालांकि चलता है। अभी व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ की जो 76% जनसंख्या है वो छत्तीसगढ़ी ही बोलती है, लेकिन जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें हिंदी भाषा का उल्लेख है। तो हिंदी भाषा में सचिव द्वारा कार्रवाई को पुस्तक में लिखेगा। हालांकि डिस्कशन वहां पे क्या हो सकता है, छत्तीसगढ़ी में किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो कार्रवाई का संचालन होगा उसको सचिव क्या करेगा, अपनी पुस्तक में जो फाइल रहेगी उसमें वो हिंदी भाषा में ही लिखेगा, छत्तीसगढ़ी भाषा में नहीं लिखेगा। डिस्कशन छत्तीसगढ़ी भाषा में हो सकता है, लेकिन जो कार्रवाई का जो संचालन का जो प्रक्रिया है उसको लिखित रूप में लिखेगा वो ग्राम पंचायत का जो सचिव है वो लिखेगा, लेकिन वो हिंदी भाषा में ही लिखेगा। इस चीज को याद रखिएगा। अब याद आते हैं, इस सचिव से संबंधित एक बात बताना चाहूंगा। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, आपका सरपंच करता है। सरपंच उप सरपंच जितने भी हैं सब रहते हैं, लेकिन ये क्या करता है, जितने भी डिस्कशन हो रही है, मान ले जाए ये ग्राम सभा है, अब इसमें इसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं इसमें, और यहाँ पे इसके ऊपर में है आपका सरपंच, और इसके साइड में ही बैठते हैं कौन, पंचायत सचिव। सरपंच इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, जो बातें हो रही है ये अध्यक्षता कर रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन जो बातें रिकॉर्डेड है, जो बातें चल रही है, क्या क्या डिस्कशन नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उस साइड में बैठा व्यक्ति ग्राम पंचायत सचिव होता है, और वो वही व्यक्ति उसको क्या करता है, उसको लिखता है बुक में, एक रिकॉर्ड बनाता है।
और रिकॉर्ड बनाता है, तो अंतिम में वो क्या करता है, सभी जितने व्यक्ति है ग्राम सभा के जो सम्मेलन है उसमें ये व्यक्ति शामिल हुए हैं उसका क्या कराया जाएगा, वहां पे हस्ताक्षर कराया जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये सामान्य प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं संयुक्त सम्मेलन। अब संयुक्त सम्मेलन जैसे संविधान में 108वां संविधान 108 आर्टिकल में है, उसमें संयुक्त सम्मेलन वहां पे भी बात की गई, जैसे कि इसमें भी हो सकता है संयुक्त सम्मेलन। यहाँ पे मैं जोड़ के क्यों बता रहा हूँ, क्यों आपके जो संविधान है उससे भी ये कर लो और यहाँ पे भी, क्योंकि इंटर रिलेटेड करके पढ़ोगे तो वो जल्दी से याद होता है। ठीक है, तो संयुक्त सम्मेलन दो ग्राम सभाओं के बीच, ये सभा है, सभाओं के बीच मतभेद हो तो ये इसमें क्या किया जाएगा, संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाएगा। और कौन बुलाएगा संयुक्त सम्मेलन, तो सरपंच बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा अब देखिए यहाँ पे अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच नहीं करेगा। यहाँ पे जो अध्यक्षता करेगा वो व्यक्ति करेगा सभी सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति के द्वारा। इस चीज को याद रखिएगा, सभी सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति के द्वारा, यहाँ पे सरपंच नहीं करेगा। लेकिन अगर पृथक पृथक ग्राम सभा की बैठक होती है तो उसमें सरपंच करता है, लेकिन यहाँ पे कौन करेगा, सभी सदस्यों द्वारा चुने गए व्यक्ति के द्वारा ही उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, ओके। लेकिन एसटी क्षेत्रों में क्या होगा, वहां पे एसटी ही जनजाति का ही कोई व्यक्ति ही वहां पे अध्यक्षता करेगा, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक, अब निर्णय कैसे लिया जाएगा, बहुमत के द्वारा इसमें भी निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त सम्मेलन है, विशेष बहुमत इसमें नहीं है, सिर्फ बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। ग्राम सभा की वार्षिक बैठकें, जैसे कि मैंने बताया 4 प्रकार की बैठकें होती है, उसमें एक वार्षिक बैठकें होती है तो वित्त वर्ष प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व, जैसे कि वित्त वर्ष कब प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, तो उसके 3 माह के पूर्व इसमें वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी। मतलब वही आपके जनवरी दिसंबर जनवरी के बीच में जो भी हो वहां पे ये 3 माह पूर्व वार्षिक बैठकें आयोजित की जाएगी। और वार्षिक बैठक में क्या होता है, जो जितने 5 विषय मैंने अभी बताया, जैसे कि वार्षिक रिपोर्ट है ना, वार्षिक कार्य योजना है, बजट है, इससे संबंधित जितने भी ये है उसके बारे में ये डिस्कशन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं ग्राम सभा की शक्तियां, स्थानीय स्तर के सभी विषयों पर निर्णय। अब ग्राम सभा की शक्तियां, जैसे कि ग्राम सभा की शक्तियां किसमें है, आर्टिकल 243G में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जी में है ये। और इसकी शक्तियां क्या है, तो बहुत सारी शक्तियां है। ग्राम सभा ग्राम के लेवल में जितने भी विषय है उससे संबंधित जो भी निर्णय करना है उससे संबंधित पूरी की पूरी शक्तियां ग्राम सभा को दी गई है। ठीक है, इसका कोई ये नहीं है, बहुत सारी शक्तियां है इसका। लेकिन जैसे कि मेले वेलों का आयोजन करना है तो वो जनपद पंचायत के अंडर में आ जाता है। जैसे कि वार्षिक कार्य योजना अगर पूरे साल भर के लिए हर गांव पंचायत के लिए बनानी है तो जिला पंचायत का अधिकार आता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वहां पे क्या क्या आता है। अब ग्राम सभा के में बैठक के प्रकार मैंने 4 बैठक बता दिया था आपको। प्रथम बैठक तो ये शुरू में होता है जब सरपंच उप सरपंच को ये किया जाता है उसमें, और एक होता है सामान्य बैठक जो वर्ष में कितना 6 बार होगा, 6 बार होगा। ठीक है, और ये एक ही बार होता है, प्रथम बैठक 1 बार होगा ये। उसके बाद जो होगा आपका विशेष बैठक होगा, इमरजेंसी में कोई भी विशेष कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है इमरजेंसी में। और ये कितने दिन पूर्व, ये 3 दिन पूर्व सूचना देकर बुलाया जा सकता है। और उसके बाद जो ये 6 बार वाला आता है ये कितने दिन पूर्व ये करके बुलाया जा सकता है, 7 दिन पूर्व। अभी पढ़ के आए। ठीक है, उसके बाद आपका वार्षिक बैठक, वार्षिक बैठक कब किया जाता है, तो ये वित्त वर्ष के चालू होने के 3 माह पूर्व, 3 माह पूर्व। तो इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, इतने से संबंधित हो गया, हमने ओवरव्यू देखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, जो नई चीजें हैं। अब देखिए ग्राम सभा तो हो गया, लेकिन उसका कुछ और पार्ट बचा है जिसमें क्राइटेरिया, उसको मैं एक एमसीक्यू फॉर्मेट में लाऊंगा कि जो चीजें छोटी छोटी बातें हैं और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है तो उसको मैं एक एमसीक्यू फॉर्मेट में ला दूंगा और उसको हम डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि जब तक आप एमसीक्यू फॉर्मेट में किसी चीज को समझोगे नहीं तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे, आप एग्जाम हॉल में जाकर गड़बड़ी ही कर दोगे। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज अधिनियम से संबंधित 1993 से संबंधित विभिन्न प्रकार की नियमावली दी गई है। नियमावली है तो इस नियमावली से संबंधित क्वेश्चन आता है। अब इसी को पढ़ना है, एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही, नियमावली से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही है। तो छत्तीसगढ़ जिला पंचायत राज निधि नियम, फंड नियम,
ये कौन सा है, कौन सा वर्ष, ये आपको वर्ष को पूछेगा। 1998 में बना ये छत्तीसगढ़ जिला पंचायत राज निधि नियम 1998 में बना। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि एवं कार्य संचालन की प्रक्रिया। अब स्थायी समिति हम आगे पढ़ेंगे, कितनी स्थायी समितियां होती है, ग्राम पंचायत में अलग होती है, जनपद पंचायत में अलग होती है, जिला पंचायत में अलग अलग होती है। तो उससे संबंधित जो नियमावली है वो 1994 में ये लागू हुआ या फिर बना। और इसी का ही देखिए ग्राम पंचायत के लिए यहाँ पे जनपद पंचायत में भी इसी समय हो गया था। ये छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्थायी समिति सदस्यों का चुनाव एवं शक्तियां एवं कार्य तथा सदस्यों की अवधि एवं कार्य संचालन की प्रक्रिया नियमावली, ठीक है, इसके बारे में ये 1994। तो ये दोनों 1994 में हुआ था, ग्राम पंचायत, और ये है आपका जनपद पंचायत जिला पंचायत स्थायी समिति से संबंधित, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम जिला सीमा में निर्यातित माल पर छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सीमा कर नियमावली। जो टैक्सेशन सिस्टम है, अब देखिए ग्राम पंचायतों को क्या दिया गया है, टैक्स उगाही करने का एक दिया गया है, 6 अनिवार्य कर है, अभी 6 अनिवार्य कर है, ठीक है। तो उससे संबंधित जो नियमावली है, कर कैसे लगेगा, है ना, किस पर कैसे कर लगेगा, कितनी मात्रा में लगेगा, उसकी प्रतिशत क्या रहेगी, ये सब नियमावली 2003 में बनी है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ पंचायत सामग्री एवं सामान क्रय नियमावली, ये 2013 में आया, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, ये आ चुका है, व्यापम में एक बार पूछा जा चुका है, 1995 में आया था, ठीक है, निर्वाचन नियम। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, ये 1993, ये तो एक्ट ही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायत संविदा शाला शिक्षक नियमावली 2004, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये सभी नियमावली है। और देखिए बेयर एक्ट में क्या किया गया है, जो एक्ट है जो बना था 1993 में और जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसको शामिल किया गया है। लेकिन सरपंच का चुनाव कैसे होगा, उप सरपंच का चुनाव कैसे होगा, जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में उसमें इतना ब्रीफ मतलब डिटेल वहां पे वर्णन नहीं किया गया। बेयर एक्ट तो उठाकर देख सकते हैं। तो उससे संबंधित जितने भी बातें कही गई है वो नियमावली में है, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि एवं नियमावली, तो जैसे कि पंचायत समिति किस प्रकार से वर्क करेगी ये उसमें बिल्कुल भी नहीं दिया गया है बेयर एक्ट में। उसके लिए अलग से एक नियमावली बनाई गई है, इसमें भी एक अलग से नियमावली बनाई गई है, ठीक है। सभी चीजें बेयर एक्ट में नहीं है। तो इसी चीज को आपको याद रखना है कि कौन कौन से डेट में आया था, ठीक है। आगे की क्लास में हम एमसीक्यू फॉर्मेट लाएंगे, उसके बाद आगे की क्लास को हम ये करेंगे। जय हिंद।